हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और आज जो है हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम बताने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक कोर्स वाइज, बुक वाइज, स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी एंड ओलंपियाड के कंप्लीट कोर्स जो है वो यहां पर 100% फ्री अवेलेबल है। यहां पर आपको 2 वीडियोस देखने के बाद सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पर पूरा कोर्स 100% फ्री अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा। तो चलिए हम इस लेक्चर की शुरुआत एक मोटिवेशन लाइन से करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन लाइन, हम होंगे कामयाब से। तो आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है इसका नाम है डाइस। ये जो डाइस है इसको हमने बचपन में बहुत देखा है, बहुत इसका यूज किया है और हमारी यादें भी इनसे जुड़ी हुई हैं। या तो हम कभी इस तरीके से घुमा के फेंकते थे या दोनों हाथ के बीच में रख के इसको फेंकते थे। अलग अलग तरीके होते थे और हम अलग अलग टेक्निक्स यूज करते थे ताकि हमारा जो है वहां पर मैक्सिमम नंबर आ जाए, जिसको हम बोलते थे 6। क्योंकि हमें पता है कि डाइस में जो मैक्सिमम नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है, और मिनिमम नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो 1 होता है। एक और चीज हमने क्या समझी थी कि हम लोग जब डाइस से खेला करते थे तो हमने ये देखा था कि हम जब थ्रो करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि 10 बार थ्रो करो तो सभी बार 6 आ जाए, ऐसा नहीं होता है। सो हमने इस चीज को प्रोबेबिलिटी में भी समझा है कि भाई जो प्रोबेबिलिटी होती है एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी में हमें ये समझ में आया कि उसके आने के चांसेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं उसके आउटकम्स पर। और हमें पता है कि डाइस पर जो है 6 नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नंबर लिखे होते हैं। ये 6 नंबर जो है हम जब इसको थ्रो करते हैं तो रैंडमली कोई भी नंबर आ सकता है। बट यहां पर हमें जो है प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, हमें डाई को थ्रो नहीं करना है कि हमें डाइस को थ्रो करके बताना है कि नंबर क्या आएगा। हमें यहां पर कुछ और करना है। तो मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, आपके दिमाग में हो सकता हो याद हो कि जब हम डाइस देखा करते थे या हम अपने हाथ में रखते थे, उसमें एक प्रॉपर्टी होती थी। उसमें एक प्रॉपर्टी क्या होती थी जो कि आपको लगभग हर डाइस में देखने को मिलेगा, और वो प्रॉपर्टी ये होती थी कि जो डाइस में नंबर लिखे होते हैं, जो ऑपोजिट फेसेस पर नंबर लिखे होते थे, जैसे कि अगर कोई नंबर टॉप पे लिखा हुआ है, उसके जो ऑपोजिट बॉटम में जो नंबर लिखा होगा, उन दोनों नंबर का जो सम होता था वो 7 होता था। उन दोनों नंबर का सम 7 होता था। जैसे कि यहां पर 1 लिखा हुआ है तो ये जो 6 साइड में लिखा हुआ है ना, आप जनरली डाइस में देखेंगे कि कहां लिखा होगा, वो 6 नीचे ही लिखा होगा। अगर यहां 4 लिखा हुआ है तो इसके ऑपोजिट क्या लिखा होगा, इसके ऑपोजिट 3 ही लिखा होगा। मतलब कि हमें ऑपोजिट फेसेस पर क्या नंबर लिखे हैं वो हम पता लगा सकते हैं अगर मुझे एक फेस का नंबर पता लग जाए। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा कुछ डाइस में होता है। और वहीं देखिए सामने एक और डाइस रखा हुआ है जिसमें 6 यहां पर है और 1 यहां पर है। ये दोनों ऑपोजिट सरफेस नहीं है, और जब ये ऑपोजिट सरफेस नहीं है तो यहीं पर जो मैं चीज बोल रहा था वो यहां पर फॉल्स हो रही है। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है और कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो जिस केस में ऐसा होता है हम उसको क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करेंगे कि एक स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस की जब मैं कहानी बोलता हूं तो स्टैंडर्ड डाइस क्या है, ये एक ऐसा डाइस होता है जिसके ऑपोजिट फेस पर लिखे हुए नंबर का जो सम होता है वो 7 होता है। अगर आप इस डाइस को देखें तो अगर यहां पर 4 लिखा हुआ है तो इस 4 के ऑपोजिट, मतलब ये टॉप पे लिखा हुआ है तो बॉटम पर कौन सा नंबर लिखा होगा, बॉटम पर हम इन दो नंबर का सम 7 बोलेंगे। अगर यहां 4 है तो यहां पर 3 आएगा, क्योंकि 4 और 3 का सम 7 होता है। अगर ये 1 लिखा हुआ है तो इसके पीछे क्या जाएगा, इसके पीछे जो है सम जो है वो 7 जाएगा। मतलब यहां पर पीछे क्या आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। और यहां पर जो है, यहां पर क्या आ जाएगा, ये 6 है, ये 1 7 हो गया, ये 4 और 3 7 हो गया। अगर यहां 2 लिखा होता तो यहां पर क्या आ जाता, यहां पर आ जाता आपका 5। So it is a dice in which sum of numbers on an opposite face is 7। मतलब जो सम होता है दोनों ऑपोजिट फेसेस पे लिखे हुए नंबर का, उनका जो सम होता है वो क्या होता है, 7 होता है। और ऐसा कहां पे होता है, जब ये स्टैंडर्ड डाइस होता है। सो ज्यादातर डाइस जो हैं वो स्टैंडर्ड ही होते हैं, जिनको हम अपने घर में यूज करा करते थे या करा करते हैं। वैसे तो आजकल आप लोग क्या करने लगे, लूडो मोबाइल में खेलने लगे। तो मोबाइल में डाइस होता है, आप उसको टच करते हैं और वो आपको नंबर दिखाता है ना। बहुत ही रेयर हो गया है कि लोग घर पर हार्ड बोर्ड पर जो है वो लूडो खेलें या डाइस का उपयोग करके लूडो खेलें। चलिए, तो एक तो हो गया स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा, जब सम 7 नहीं होगा
तब वो किस टाइप का डाइस होगा? तो वो कहलाएगा आपका नॉर्मल डाइस। वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका नॉर्मल डाइस। तो अगर मैं नॉर्मल डाइस की बात करता हूं तो यहां पर जो नंबर लिखे होते हैं उस नंबर का जो ऑपोजिट फेस होगा उन दोनों का सम 7 नहीं होगा, ये हमें क्लियर रहेगा। यहां पर आप ध्यान से देखिए, इट इज अ डाइस इन विच सम ऑफ नंबर ऑन एन ऑपोजिट फेस इज नॉट 7। और अगर ऐसा है इसका मतलब कि जो एडजेसेंट सरफेसेस या फेस होती हैं, आप देखेंगे ध्यान से देखिए कि ये क्या है? एडजेसेंट है। ये क्या है? एडजेसेंट है। लेकिन फ्रंट और बैक वाला जो है वो क्या है? वो ऑपोजिट सरफेस होती है। लेकिन जो लगी हुई सरफेस है, जो कॉमन एज पर है, वो क्या कहलाती है? एडजेसेंट फेस या एडजेसेंट सरफेसेस कहलाती है। यहां पर आपको एडजेसेंट का जो पेयर मिलेगा, जैसे कि आप इस वाले को और इस वाले को देखिए, किसी ना किसी एक पेयर का जो नंबर का सम होगा वो 7 आपको यहां पर दिख जाएगा। और जब आपको एडजेसेंट सरफेस पर ही 7 सम दिख गया, इसका मतलब ऑपोजिट में सम 7 नहीं होगा। तो ऑपोजिट में सम 7 नहीं होगा या एडजेसेंट में सम जो है वो 7 हो जाएगा या मिल जाएगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो डाइस कैसा है। वो डाइस आपका एक नॉर्मल डाइस है। अब स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस में डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस में डिफरेंस यह है कि जब हमारे पास यहां पर हमारे पास एक, मान लीजिए कि स्टैंडर्ड डाइस रखा हुआ है और हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इस 1 के ऑपोजिट सरफेस पर कौन सा नंबर लिखा होगा, इस 2 के ऑपोजिट कौन सा नंबर लिखा होगा, या 4 के ऑपोजिट कौन सा नंबर लिखा होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता हूं। और क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में जो सम होता है ऑपोजिट फेस पर लिखे हुए नंबर का वो 7 होता है। मैं इसको बहुत ही आसानी से बता सकता हूं। सो आप जब भी कोई डाइस को देखेंगे और डाइस को जब हम देखते हैं तो हमें यहां पर 3 जो उसके नंबर या 3 फेसेस जो हैं वो मुझे क्लियरली विजिबल होते हैं, लेकिन पीछे के 3 फेसेस जो हैं वो मुझे विजिबल नहीं होंगे अगर मैं सामने से देखता हूं तो। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा एंगल पर उसको रखता हूं तो मुझे मैक्सिमम 3 सरफेसेस दिखेंगी। और अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से रख दूं कि बिल्कुल सामने रखा हुआ और सीधा, तो मुझे एक सरफेस ही दिखेगी। लेकिन क्वेश्चन में आप देखेंगे यहां पर आपको 3 सरफेस ही विजिबल होगी। ये मेरा एक सिंगल व्यू है, एक सिंगल व्यू है इस डाइस का। इस व्यू में मुझे 3 सरफेसेस या 3 फेस मुझे दिख रहे हैं। इन 3 फेस को यूज करके इनके ऑपोजिट फेस पर कौन सा नंबर लिखा होगा ये मैं कैसे पता लगा पाऊंगा? क्वेश्चन हमको यही आने वाले हैं। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, मुझे पूछा जाएगा कि ऑपोजिट 1 के ऑपोजिट क्या होगा, और अगर क्वेश्चन में गिवन है कि वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस है तो आप डायरेक्टली इस सिंगल व्यू से ही आंसर कर सकते हैं। बट अगर ये डाइस जो है, ये डाइस क्या नहीं होता? स्टैंडर्ड नहीं होता, ये एक नॉर्मल डाइस होता। अगर ये नॉर्मल डाइस होता तो मैं नहीं बता सकता हूं कि इस 6 के ऑपोजिट वाले फेस पर क्या होगा, क्योंकि मुझे यहां पर कुछ भी रूल नहीं पता है कि 6 के ऑपोजिट कौन सा नंबर ले लें, या सम हमें 7 बनाना है या 8 बनाना है। यहां पर कुछ भी क्लियर नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस में एक क्लियर रूल था कि ऑपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। यहां पर कोई रूल नहीं है तो हम कुछ भी यहां पर बता नहीं पाएंगे। और जब हम यहां पर कुछ नहीं बता पाएंगे तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शंस आ जाएंगे तो हम वहां पर आंसर मार्क कर देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि मैं इस सिंगल व्यू से जिसमें मुझे 3 फेस दिख रहे हैं, मैं इनके ऑपोजिट फेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यहां पर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, जब सिंगल ऐसा व्यू गिवन हो जिसमें मेरे पास 3 फेस दिख रहे हो और वो नॉर्मल डाइस है अगर, तो मैं पीछे के उसके ऑपोजिट सरफेसेस नहीं बता पाऊंगा। तो यहां से हमें क्या क्लियर हुआ? हमें यहां से ये क्लियर हुआ कि स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है, नॉर्मल डाइस होता क्या है। तो फिर से बता देता हूं, स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसके ऑपोजिट फेस का सम 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस वो डाइस होता है जिसके ऑपोजिट फेस का सम 7 नहीं होता है। बस ये पॉइंट हमें याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। अब आगे क्या कहानी है, हमें समझना है, सीखना है रूल्स टू फाइंड ऑपोजिट फेस। भाई अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसी डाइस के जो भी फेस हमें गिवन है उस फेस के ऑपोजिट कौन सा फेस वहां पर दिया हुआ है। हमें अगर ये पूछा जाएगा तो हमें ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या एडिक्वेट या हमारे पास उतना इंफॉर्मेशन गिवन है या नहीं है। पहली चीज तो हमें यही समझना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मुझे एक नॉर्मल डाइस गिवन है और उसका एक सिंगल व्यू गिवन है तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि 6 फेस के पीछे वाला फेस कौन सा है।
3 के पीछे वाला फेस मतलब ऑपोजिट फेस कौन सा है, मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। लेकिन अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी जाती, जैसे हमें पहले वाले में केस में क्या मिला था कि वो एक स्टैंडर्डाइज है, और स्टैंडर्डाइज में इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल गई कि ऑपोजिट फेस का सम 7 होता है, और अगर ये इंफॉर्मेशन मिल गई थी हमें तो हमने बहुत ही आसानी से बता दिया था कि भाई 6 के ऑपोजिट 1 होगा, 3 के ऑपोजिट 4 होगा, क्योंकि उनका सम जो है वो 7 है। तो हमें यही समझना है कि हम क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जब क्वेश्चन हमें आएंगे। और सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जब सिंगल व्यू गिवन होगा तो हमें क्या रूल फॉलो करना है, जब 2 या 2 व्यूज गिवन होंगे तो हमें क्या रूल फॉलो करना है, और मल्टीपल व्यूज मतलब एक से ज्यादा व्यू गिवन होंगे तो हमें क्या रूल फॉलो करना है। व्यू का मतलब यह है, पहले आप समझ लीजिए कि अगर मेरे पास एक डाइस है, एक सिंगल डाइस है, सेम डाइस को मैं यूज कर रहा हूं, उस डाइस को अगर मैंने ऐसे घुमा के आपको दिखाया, ये हो गया इसका एक सिंगल व्यू, इसी को मैंने कुछ और एंगल पर घुमा के आपको कोई दूसरे फेसेस दिखा दिए, और उसी डाइस को फिर घुमा के मैंने कोई और आपको एंगल या फेस दिखा दिया। सो सेम डाइस के अलग अलग ओरिएंटेशन पर या मैं अलग अलग व्यूज की बात कर रहा हूं, और वो व्यूज हमें जो है यहां पर 1 2 3 अलग अलग डायग्राम्स में देखने को मिलेगा। और अगर एक या एक से ज्यादा व्यूज मेरे को देखने को मिलते हैं तो वहां पर क्या रूल फॉलो करने हैं, किस तरीके से हम आंसर कर पाएंगे, ये सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला, अगर एक सिंगल व्यू गिवन है, और अभी भी बोलता हूं कि हम नॉर्मल डाइस की अब बात कर रहे हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मल डाइस के बारे में ही बाय डिफॉल्ट हमें अज्यूम करना है। अगर स्टैंडर्डाइज होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो एक स्टैंडर्डाइज है, अगर गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम ये अज्यूम करेंगे कि वो एक नॉर्मल डाइस है। सो अगर व्हेन वन व्यू ऑफ डाइस इज गिवन, एक सिंगल व्यू अगर आपको गिवन है और ये अगर एक नॉर्मल डाइस है, तो मैं यहां पर कभी नहीं बता सकता कि 6 के ऑपोजिट क्या होगा, 2 के ऑपोजिट क्या होगा और 5 के ऑपोजिट क्या होगा, मैं कभी भी नहीं बता सकता। मेरा आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, क्योंकि मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता हूं कि इनके ऑपोजिट क्या आने वाला है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या देखना है कि ये जो 6, 5 और 2 है, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट फेसेस हैं या एडजेसेंट सरफेसेस हैं। ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, एडजेसेंट हैं। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि ये जो 6 हमारी सरफेस है या फेस है, इसके एडजेसेंट जो है मुझे क्या क्या दिख रहा है, 5 इसके एडजेसेंट है, 2 इसके एडजेसेंट है, और यहां पर ध्यान से देखिए 2 सरफेसेस इसके एडजेसेंट होगी, और इसके लेफ्ट वाला और इसके नीचे वाला ऑपोजिट इसके एक ही सरफेस होगी। अब 3 नंबर मेरे पास लिखे हुए हैं 6, 5, 2, बचा कौन कौन, 1, 3 और 4। तो एक चीज क्लियर है कि 6 के ऑपोजिट जो भी फेस आएगा, उस फेस पर जो नंबर लिखा होगा वो या तो 1 या तो 3 या तो 4 होगा, या तो 1 या तो 3 या तो 4 होगा। लेकिन मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता हूं कि वो 1 होगा या 3 होगा या 4 होगा, लेकिन तीनों में से कोई एक होगा, ये क्लियर इंफॉर्मेशन हो गई। वो 5 नहीं हो सकता, वो 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां से मैं आपको एक रूल और बताता हूं कि जो भी फेस या सरफेस एडजेसेंट होती है वो ऑपोजिट नहीं हो सकती है, और जो ऑपोजिट होती है वो कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकती है। सो ये बहुत ही अच्छा सा रूल मैंने आपको बताया। ये डाइस का एक रूल है कि जब भी हमें ऑपोजिट निकालना हो, तो अगर एक सिंगल व्यू गिवन है डाइस का और वो एक नॉर्मल डाइस है, तो मैं आंसर कभी नहीं पता लगा सकता, लेकिन एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे सकता हूं कि इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। कौन सा होगा वो हम किसी दूसरी कंडीशन से पता लगाएंगे, अगर क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। फॉर एन एग्जांपल क्या इंफॉर्मेशन दे रखी हो, वो ये बोल दे क्वेश्चन के अंदर ही कि 3 and 4 आर ऑपोजिट पेयर। ठीक है, 3 and 4 जो है वो ऑपोजिट पेयर है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन। तो मुझे समझ में आ गया कि अगर 3 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो वो 6 के ऑपोजिट कभी नहीं हो सकते हैं। तो बचा तो एक ही नंबर, और जो बचा है वही 6 का ऑपोजिट होगा। मतलब मेरे पास सिंगल व्यू था, ठीक है, सिंगल व्यू था, लेकिन एक सिंपल सी कंडीशन हमारे पास गिवन थी, उसके कारण हमने ये बता दिया कि 6 के ऑपोजिट क्या आएगा। अगर ये कंडीशन नहीं गिवन होगी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर कंडीशन गिवन है और वो कंडीशन ऐसी गिवन है जिससे कि मैं यहां पर एलिमिनेट कर पाया 3 और 4 को, तो ये यहां से मुझे बहुत ही आसानी से आंसर मिल गया। सो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन में बिल्कुल होता है, हमें देखने पर एकदम से लगेगा कि अरे ये तो सिंगल डाइस है, नॉर्मल डाइस है, तो आंसर सीधे कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगा दो। नहीं भाई, आगे कंडीशन भी देख लो। अगर गिवन है तो ट्राई करो, हमें आंसर मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अगर मिल पा रहा है तो आंसर मार्क करिए, नहीं मिल पा रहा है देन कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे जाना है।
डायरेक्टली कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे नहीं भागना है, ठीक है। सो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना होता है। तो ये तो कहानी हुई जब हमें एक सिंगल व्यू गिवन होता है डाइस का, और अब हम ये देखेंगे कि जब दो व्यू या टू व्यूज गिवन होते हैं डाइस के, तब हम कैसे ऑपोजिट फेसेस बता पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला केस है कि व्हेन टू व्यू ऑफ डाइस इज गिवन, तो जब दो व्यूज गिवन है, दो ओरिएंटेशन गिवन है, और इन दोनों ओरिएंटेशन में अगर आप ध्यान से देखें कि यहां पर ये जो तीन आपको फेसेस दिख रहे हैं और इनके पीछे जो छुपे हुए तीनों फेसेस हैं, वो तीनों छुपे हुए फेसेस यहां पर दिख रहे हैं। मतलब सीधा सीधा इन्होंने पूरा का पूरा घुमा के यहां पर इसको रख दिया। इसका मतलब यहां पर एक भी कॉमन फेस या कॉमन सरफेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सेम डाइस, दो उसके डिफरेंट ओरिएंटेशन या दो डिफरेंट व्यूज, लेकिन एक भी कॉमन फेस नहीं है। और जब एक भी कॉमन फेस नहीं है तो आंसर सीधे मार्क करना है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम नहीं बता सकते, हम कभी नहीं बता पाएंगे कि 3 के ऑपोजिट कौन सा होगा, या 4 के ऑपोजिट कौन सा होगा, या 1 के ऑपोजिट कौन सा होगा। लेकिन अगर कोई कंडीशन गिवन है तो हम यहां पर आंसर बता पाएंगे। कंडीशन कैसी गिवन होगी, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आप दिमाग लगाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। बाकी मैं जब आपको डाइस के क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पर आपको इस टाइप के लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे। सो ध्यान से देखिए, कंडीशन मैं यहां पर यह दे देता हूं कि जो 3 है, 3 इज ऑपोजिट टू 5। ये जो 3 है ये किसके ऑपोजिट है, ये 5 के ऑपोजिट है। तो आपको करना क्या है, आपको दिमाग लगाना है, इसको घुमाना है, घुमा के आपको 3 को नीचे की तरफ लाना है। और जब 3 को आप नीचे की तरफ लाएंगे तो ये 4 और 1 यहां नहीं, पीछे की तरफ होने चाहिए, क्योंकि 6 और 2 और 5 ये ओरिजिनल केस है जो हमें व्यू गिवन है। हम इसे घुमा के एडजस्ट करके कुछ ऐसा ला रहे हैं कि 3 नीचे आ जाए और 1 और 4 पीछे रहें। और फिर हमें बस यही चेक करना है कि 1 इधर आएगा या 4 इधर आएगा, या 4 इधर आएगा या 1 इधर आएगा। हमें बस ये दिमाग लगाना है। सो आप लोग इसको घुमाइए और थोड़ा सा इमेजिनेशन लगाइए और मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि भैया कौन किसके ऑपोजिट होगा, 2 के ऑपोजिट क्या आने वाला है और 6 के ऑपोजिट क्या आने वाला है। ये कमेंट में जरूर मुझे जो है आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर। अगेन 2 फेस जो है वो यहां पर गिवन है, ठीक है। हमारा ध्यान से देखिए, हमारा मेन हेडिंग क्या है, व्हेन 2 व्यू ऑफ डाइस इज गिवन। उसका पहला हमने देख लिया कि एक भी फेस कॉमन नहीं है। अब हम इसमें अगेन 2 ही व्यू गिवन होंगे, लेकिन हमारा यहां पर सेकंड चीज क्या है कि अब हमें दोनों व्यूज में, दोनों डायग्राम में हमें 2 फेस कॉमन दिखेंगे। जब 2 फेस कॉमन होंगे तो ध्यान से देखिए हमारा आंसर क्या होगा, हम क्या क्या ऑपोजिट बता सकते हैं, कौन सी सरफेस के ऑपोजिट कौन सी सरफेस होगी, वो हम यहां पर क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये 3 2 4 दिया हुआ है, यहां पर 2 4 1 दिया हुआ है। मैंने यहां पर क्या देखा कि यहां पर 2 कॉमन है और 4 जो है वो भी कॉमन है। मतलब यहां पर 2 ऐसी सरफेस या फेस हैं, 2 फेस आर कॉमन। यहां पर मुझे कॉमन देखने को मिल रहा है, और कितनी 2 सरफेसेस या फेस मुझे कॉमन देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स बचा क्या यहां पर 3 बचा और यहां पर 1 बचा, जिसे मैं नाम दूंगा कि ये है रिमेनिंग सरफेस। क्या है ये है रिमेनिंग सरफेस। तो जब भी 2 सरफेसेस या 2 फेस क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, और कब, जब हमें 2 व्यूज गिवन हो और इन दोनों व्यूज में जब 2 कॉमन होंगे फेसेस, तो यहां पर एक रूल याद रखना है कि जो रिमेनिंग सरफेस है या रिमेनिंग फेस है, रिमेनिंग सरफेस या रिमेनिंग फेस है, आर opposite to each other, are opposite to each other. So एक इंफॉर्मेशन तो हमें ये मिली, और दूसरी ये कि इन रिमेनिंग सरफेसेस के अलावा जो कि कौन सी 3 और 1, मतलब मैं बोल सकता हूं कि 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 3 के ऑपोजिट आपका 1 होगा। लेकिन सेकेंड मैं केस जो बता रहा हूं कि इसमें और मैं क्या बोल सकता हूं, मैं और कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। मतलब जो रिमेनिंग यहां पर आपके 4 नंबर्स हैं, जैसे कि 2 4 5 और 6, मैं यहां पर और कुछ भी ऑपोजिट पेयर नहीं बता पाऊंगा। इसके अलावा मैं यहां पर 2 के या 4 के या 3 के तो मैंने बता दिया है, 2 4 5 और 6 जो हैं इनके ऑपोजिट क्या होंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा।
मैं सिर्फ रिमेनिंग सरफेसेस जो हैं उनके ही बारे में यहां पर बता सकता हूं। और ऐसा कब? जब मैंने बोला व्हेन देयर आर टू फेसेस आर कॉमन, व्हेन देयर आर टू फेसेस आर कॉमन, और जैसे दो फेसेस कॉमन होती है तो हमारे पास रिमेनिंग सरफेस जो बचती है वो यहां पर एक और यहां पर एक बचती है, और ये दोनों जो है रिमेनिंग सरफेसेस ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। ये मुझे क्लियर इंफॉर्मेशन हो गई। और जो इसके अलावा जितनी भी बची हुई सरफेसेस हैं मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता हूं। मतलब मैं यहां पर एक ही ऑपोजिट पेयर बता सकता हूं। और आपको पता है क्योंकि यहां पर टोटल 6 नंबर्स होते हैं, टोटल 6 नंबर्स होते हैं, तो जब 6 नंबर्स होते हैं, टोटल 6 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स मतलब यहां पर 3 पेयर बनते हैं, 3 ऑपोजिट पेयर्स बनते हैं। जैसे यहां 3 का ऑपोजिट 1 है, 2 का ऑपोजिट 4 हो सकता है, 5 का ऑपोजिट 6 हो सकता है। सो हमें यहां पर टोटल 3 पेयर देखने को मिलते हैं। 6 नंबर हैं, 6 नंबर्स हैं, एंड देयर आर 3 पेयर्स जो कि हम बताते हैं कि एक दूसरे के वो ऑपोजिट होंगे। तो यहां पर मैं सारे पेयर्स की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता हूं, मैं सिर्फ एक ही पेयर की इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, और वो पेयर में जो नंबर आएंगे वो नंबर होंगे रिमेनिंग सरफेसेस या रिमेनिंग फेस, जो कि यहां पर कॉमन सरफेस के अलावा जो बचा हुआ फेस है। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब आगे बढ़ता हूं। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें ध्यान से देखिए। अब जो है यहां पर अगेन हमारे पास 2 व्यूज गिवन है, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि 1 फेस इज कॉमन। सो अभी तक हम लोगों ने क्या केस देखे कि 2 व्यू गिवन थे। 2 व्यू में हमने सबसे पहला देखा कि नो फेस इज कॉमन, ठीक है। फिर हमने क्या देखा? 2 फेस इज कॉमन, और 2 फेस इज कॉमन में हमने सिंपली क्या बताया कि जो रिमेनिंग सरफेस या फेस है दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। और जब हमने बोला कि व्हेन 1 फेस इज कॉमन, और जब 1 फेस इज कॉमन की हम बात करेंगे तब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, और क्या रूल फॉलो करना है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। और मैं आपको बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया सा मेथड बता रहा हूं, और इस ट्रिक या मेथड की मदद से आप तीनों पेयर बता सकते हैं कि कौन किसके ऑपोजिट होगा, ठीक है। सो ध्यान से सुनिएगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जब भी 1 फेस इज कॉमन की कहानी आती है कि 1 फेस इज कॉमन, तो हमने देखा कि मेरे पास 2 व्यू गिवन है, और इन 2 व्यू में मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पास जो कॉमन सरफेस है वो कौन सी है, वो है 4। मेरे पास कॉमन सरफेस कौन सी है, वो है 4। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि आपको हमारा जो ये पेन है उस पेन को उस कॉमन वाली सरफेस पर रखना है, ठीक है। और आपको क्लॉकवाइज इस तरीके से इस डाइस के चारों तरफ इसको घुमाना है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि जब आप 4 से यहां पर क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट कर रहे थे, तो जैसे ही आपने स्टार्ट किया घुमाना, सबसे पहले आपके सामने कौन आया? सबसे पहले हमारे सामने 2 आया। 2 के बाद आगे निकले, आगे निकले, आगे निकले, फिर हमें कौन दिखा? हमें दिखा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो कॉमन मेरे पास सरफेस है दोनों जगह मैंने यहाँ 4 लिख दिया, और यहाँ पर भी 4 लिख दिया। ये 4 इस पे और इसमें दोनों में कॉमन है। सबसे फर्स्ट वाले जो डाइस का व्यू गिवन है, उस व्यू में मैंने जब 4 पर पेन रखा और क्लॉकवाइज घुमाया, तो 4 के बाद जैसे ही मैं घुमा रहा था मुझे 2 दिखा, उसके बाद और आगे गया तो मुझे क्या दिखा? मुझे 3 दिखा। सो 4 से जैसे मैंने घुमाया तो आगे 2 दिखा, और उसके बाद क्या दिखा? उसके बाद मुझे 3 दिखा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, दोनों व्यू में जो भी कॉमन सरफेस है मैंने वहां पर उसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके मैंने कॉमन वाला जो नंबर है सरफेस का वो यहां पर लिख दिया। पहले वाले डाइस के व्यू पर मैंने उस कॉमन सरफेस पर पेन रखा और क्लॉकवाइज जो है वो घुमा दिया। जब मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो क्लॉकवाइज घुमाते समय मुझे 4 के बाद 2 और 2 के बाद 3 वाला जो नंबर है वो यहां पर देखने को मिला। मैंने उसी तरीके से यहां पर लिख दिया। वापस से ध्यान से देखिए, अगले वाले में फिर से जो कॉमन सरफेस है वहां पर मैं पेन रखूंगा और मैं क्लॉकवाइज घुमाना चालू करूंगा। जैसे ही क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं यहां पर मुझे क्या दिखा? मुझे यहां पर 6 दिखा, और आगे जाता हूं तो मुझे यहां पर क्या दिखा? मुझे यहां पर 5 दिखा। ठीक है, सो जैसे ही मैंने 4 से क्लॉकवाइज घुमाना चालू किया तो मुझे क्या दिखा? मुझे यहां पर 6 दिखा और उसके बाद यहां पर 5 दिखा। अब मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि ये जो 3 है इसके ऑपोजिट 5 होगा, ये जो 2 है इसके ऑपोजिट 6 होगा, और क्योंकि 4 के ऑपोजिट नहीं हो सकता है तो एक ही रिमेनिंग सरफेस बच रही है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, बचा कौन? 1।
तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले को कट करके कोई भी जो एक नंबर बचता है उस नंबर को आपको यहां पर लिख देना है और आपको बोलना है कि ये जो 4 और 1 है दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तीनों पेयर पता लग गए कौन किसके ऑपोजिट होगा। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, आपको कॉमन सरफेस ढूंढनी है, कॉमन सरफेस पर पेन रखना है, क्लॉकवाइज घुमाना है और जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो 4 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, अगले वाले व्यू में 4 के बाद 6, 6 के बाद 5, 4 के बाद 6, 6 के बाद 5, ऑपोजिट पेयर पता लग गए। 4 के ऑपोजिट 4 नहीं हो सकता है तो जो भी एक रिमेनिंग नंबर बचा है उसको आप उस एक 4 को काट के लिख देंगे। इतना सिंपल सा मेथड है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ये करते हैं कि मैंने देखा अच्छा ये डाइस है, मैं इमेजिन करता हूं मैंने इसको ऐसे घुमाया, घुमा के फिर ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया। अब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसे इमेजिनेशन करते हैं, टाइम वेस्ट होगा पहला, दूसरा गलती होने के भी चांसेस है। यहां पर आपको कोई दूसरा थॉट ही नहीं लाना है, जैसे ही आपको यह आंसर मिला आप सीधे आंसर मार्क करिए और आप आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि यहां पर गलती आपकी नहीं होगी। मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और उस प्रीवियस ईयर के पेपर में वहां पर मैंने आपको डाइस का क्वेश्चन कराया था और डाइस का क्वेश्चन जो है वो इसी मेथड से होता है एंड दिस इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड ऑपोजिट फेस या ऑपोजिट नंबर पता लगाने के लिए ये बेस्ट मेथड है। विद इन सेकेंड्स हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व यहां पर हो जाता है। तो अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और क्लॉकवाइज घुमाने पर कौन सा नंबर यहां पर आ रहा है। चलिए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कि जब एक से ज्यादा, मतलब हमने क्या देखा था, पहले एक डाइस थे, फिर हमने देखे 2 डाइस गिवन थे। अब अगर 2 से ज्यादा, मतलब 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 4, मतलब 3, 4, 5 कितने भी डाइस क्वेश्चन में गिवन हो, एक सिंगल क्वेश्चन में आपको मल्टीपल ओरिएंटेशन गिवन हो सकते हैं सिंगल डाइस के। एक डाइस है लेकिन उसके अलग अलग व्यू गिवन है और अगर वो व्यू 3 या 4 गिवन है तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, व्हेन मोर देन 2 व्यूज आर गिवन ऑफ द डाइस, तो हमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सिंपल सा पहला स्टेप ये फॉलो करना है कि आप ऐसे 2 डाइस ढूंढिए जिसमें सिंगल सरफेस कॉमन हो। आपको ऐसे 2 व्यूज ढूंढने हैं जिसमें क्या हो, सिंगल सरफेस कॉमन हो। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड को चूज कर लिया। जैसे मैंने इसको चूज किया तो मैंने क्या देखा, अरे यहां तो आपकी 2 सरफेसेस कॉमन है, मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैंने इसको चूज किया, मैंने देखा 1 2 4 1 6 3, ओके। सो जैसे ही मैंने इन दोनों को देखा तो मुझे यहां से क्या पता लगा, मुझे यहां से ये पता लगा कि ये जो 1 है वो यहां पर कॉमन है। जैसे ही मुझे पता लगा कि 1 यहां पर कॉमन है मतलब सिंगल फेस कॉमन है, और जब सिंगल फेस कॉमन होता है तो क्या करना है, कॉमन वाले नंबर पर पेन रखा, क्लॉकवाइज घुमाया, क्लॉकवाइज जैसे ही घुमाया तो पहले 1 के बाद 2 आया और 2 के बाद 4 आया, पहले 1 आया फिर 2 आया और फिर 4 आया। नेक्स्ट वाले डाइस पे गए, अगेन कॉमन जो 1 हमारा सरफेस था या फेस था वहां पर हमने पेन रखा, क्लॉकवाइज घुमाया, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद क्या आया, 3 के बाद आपका 6 आया, मतलब 1 के बाद आपका 3 आया और 3 के बाद आपका 6 आया। मैंने यहां पर क्या देखा कि 4 के ऑपोजिट क्या हो गया, 4 के ऑपोजिट 6 हो गया, 2 के ऑपोजिट आपका 3 हो गया, रिमेनिंग क्या बचता है, रिमेनिंग आपका 5 बचता है, तो मैं बोल दूंगा कि 1 के ऑपोजिट यहां पर 5 हो गया। तीनों पेयर पता लग गए। क्वेश्चन में अब आपसे कुछ भी पूछ ले कि 4 के ऑपोजिट क्या, 3 के ऑपोजिट क्या या 5 के ऑपोजिट क्या, वो कुछ भी पूछ ले, आप डायरेक्टली यहां से देख के आंसर बता सकते हैं कि कौन से नंबर के क्या ऑपोजिट होगा। तो जब मल्टीपल व्यूज गिवन होंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2 व्यूज ऐसे पिक करने हैं जिसमें एक सिंगल सरफेस कॉमन हो। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वाला है इंपॉर्टेंट क्यों है जिसमें सिंगल सरफेस कॉमन होती है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी रूल को यूज करके सॉल्व करना है। अगर अब 2 ही व्यू गिवन है, 2 सरफेस कॉमन है, तो वहां पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जनरली 95% क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे सो मल्टीपल वहां पर व्यूज गिवन होते हैं, और जब मल्टीपल व्यूज गिवन होते हैं तो आप बहुत ही आसानी से जो है आप क्या करिए,
इस मेथड को यूज करिए और इस मेथड से आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय पे और एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या ध्यान देना है कि वहां पर जो भी आप दो व्यूज को पिक करेंगे उसमें सिंगल सरफेस कॉमन होनी चाहिए। सिंगल सरफेस अगर कॉमन है तो आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं और इस रूल को अप्लाई करने से आप सारे ही ऑपोजिट पेयर जो है उनके बारे में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न बनता है यहां पर डाइज में क्वेश्चंस का वो है ओपन डाइज। अभी तक हम लोगों ने जो देखा कि भाई डाइज के ऑपोजिट फेसेस पर क्या क्या बना हुआ है और उसमें हमने क्या देखा, जब सिंगल व्यू था, टू व्यूज थे, मल्टीपल व्यूज थे, नो कॉमन सरफेस, सिंगल कॉमन सरफेस, टू कॉमन सरफेस, हमने सारे रूल समझ लिए। अब हमारा यहां पर जो पैटर्न है वो पैटर्न ये है कि अगर मेरे पास एक डाइज रखा हुआ है, मैंने उस डाइस के क्या कर दिए, डाइस के जो भी फेसेस थे उनको ओपन कर दिया, उसको खोल दिया। ठीक है, उसको जब मैंने खोला तो ध्यान से देखिए कि अगर मेरे पास ये एक ओपन डाइस है, जिस डाइस को मैंने ओपन कर दिया है, अब मुझे इसको क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई सबसे पहला यहाँ पर मुझसे ऑपोजिट पेयर पूछे जाएंगे कि कौन किसके ऑपोजिट है। दूसरा, हमें ऑप्शंस में इस तरीके से डाइस गिवन होंगे और वहां पर डाइस के इन फेसेस पर कुछ नंबर लिखे होंगे और वो हमसे पूछेगा जो भी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपको गिवन होंगे और आपसे ये पूछेगा कि भाई बताइए कि जब आपने इस डाइस को क्लोज कर दिया तो क्लोज करने पर कौन सा यहां पर डाइस बनेगा। आपको बस इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन को आंसर करना है। तो मैं आपको यहां पर ओपन डाइस के मैक्सिमम लगभग सारे ही केसेस यहां पर कवर अप करा दे रहा हूं। मैंने यहां पर डिफरेंट केसेस बनाए हैं, वो सारे केसेस हम यहां पर समझ लेते हैं कि ओपन डाइस में क्या क्या केसेस बनते हैं और ओपन डाइस में जो जो यहां पर केसेस बनते हैं वो हम यहां पर समझेंगे और यहां पर ऑपोजिट फॉर सरफेसेस पता लगानी हो या कैसे हमें ऑप्शन में ये ढूंढना है कि कौन सा डाइस बनेगा, वो भी क्वेश्चन के थ्रू हम जो है समझेंगे कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपको यह पता लगाना है कि ऑपोजिट, क्योंकि एक बार ऑपोजिट पता लग गया तो आप इन डाइस को देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा मेरा आंसर होगा और कौन सा आंसर नहीं होगा। सो ध्यान से देखिए यहां पर कि आपके पास जब भी ओपन डाइस होगा और मुझे ये पता लगाना है कि यहां पर कौन से फेस के ऑपोजिट कौन सा फेस होगा, तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आपको क्या ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको तीन फेसेस को पिक करना है। आपको तीन फेसेस को क्या करना है, पिक करना है और ये तीन वो फेसेस होंगे जो कि स्ट्रेट लाइन में होंगे, जो कि कैसे होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे। मतलब आपको थ्री फेस को, यू हैव टू सेलेक्ट थ्री फेस और ये थ्री फेस ऐसे होंगे जो कि कैसे होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, जो कि स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। सो आपने एक तीन फेसेस का यहां पर एक सिस्टम जो भी यहां पर गिवन था उसको आपने पिक किया और वो कैसा है, वो स्ट्रेट लाइन में गिवन है। जब भी तीन नंबर्स या तीन फेस स्ट्रेट लाइन में गिवन है तो आपको करना कुछ नहीं है। आप यहां पर क्या बोल सकते हैं कि जो भी ऑल्टरनेट सरफेस या ऑल्टरनेट फेस होगा, जो भी ऑल्टरनेट फेस या ऑल्टरनेट सरफेस होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, ऑपोजिट होगा। वो एक दूसरे के क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो मैं यहां पर क्या बोल दूंगा, वन के ऑपोजिट क्या होगा, वन के ऑपोजिट यहां पर थ्री होगा। नेक्स्ट मैंने बोला कि अगर मैंने इन तीन सरफेसेस को पिक कर लिया, ये भी स्ट्रेट लाइन में है और तीन सरफेसेस है, मैं यहां पर क्या बोलूंगा, यहां पर जो ऑल्टरनेट सरफेस है मतलब 2 और यहां पर 4, ये एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। और अगर मैं इन तीन सरफेसेस को पिक करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर 5 के ऑपोजिट क्या होगा, यहां पर 5 के ऑपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 5 के ऑपोजिट 6 होगा। तो आपको यहां पर तीन पेयर मिल गए हैं जो कि क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। और आपने ये जब तीन पेयर्स को पिक किया तो कैसे पिक किया, मैंने आपको फिर से बता देता हूं। आपको तीन फेसेस को सेलेक्ट करना है और वो स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए और अगर वो स्ट्रेट लाइन में होंगे तभी आप बता सकते हैं कि जो ऑल्टरनेट, अब नेक्स्ट हमने यहां पर स्टेप क्या देखा कि जब ये आपने कर लिया तो आप क्या बोलेंगे कि जो ऑल्टरनेट फेस होंगे दे आर opposite to each other, they are opposite to each other।
तो फिर से बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3 फेसेस जो स्ट्रेट लाइन में गिवन है आपको उसको पिक करना है और उसमें जो ऑल्टरनेट सरफेस होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। यहां से जैसे ही मुझे ऑपोजिट पता लगा तो अगर मुझे कुछ ऑप्शन में डाइस गिवन है, अगर ये नंबर जो 5 6 के अगर ऑपोजिट है और अगर यहां पर लिखा हुआ है 5 और इसके बाजू में 6 को लिख दिया तो इसका मतलब 5 6 के एडजेसेंट हो गया इस डायग्राम के हिसाब से। लेकिन हमें यहां पर क्या दिया हुआ है कि 5 के ऑपोजिट क्या होना चाहिए, 6। तो इस ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर दूंगा कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई नंबर किसी नंबर के ऑपोजिट है तो वो कभी भी उसके एडजेसेंट नहीं हो सकता है। सेम इसी तरीके से हम आगे के ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। अगर कोई भी ऑपोजिट पेयर आपको एडजेसेंट वहां पर फेस पर दिखता है तो आप उस डाइस को या उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर देंगे और रिमेनिंग जो भी आखिरी में आपका एक ऑप्शन बचेगा वही आपका जो है फाइनल आंसर होगा। सो ओपन डाइस में बहुत ही सिंपल सा रूल है, आपको सेलेक्ट करने हैं 3 फेस स्ट्रेट लाइन में और ऑल्टरनेट फेस जो होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे वाले केसेस यहां पर देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट वाला हमारा केस देखते हैं हम। यहां पर जो हमारा नेक्स्ट केस है वो ध्यान से देखिए, वो एक डिफरेंट डायग्राम है। आप अगर इसको इमेजिन करेंगे तो आप इमेजिन करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इमेजिनेशन भी ज़रूरी है। मैं कुछ स्टैंडर्ड केसेस ले रहा हूं कि भाई कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं जिनसे आप डाइस बना सकते हैं। अब आप अपने मन से कोई ऐसा कुछ बनाने लगे केस, मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से बनाया कि ये 1 है, ये 2 है और ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 4 है, ये मान लीजिए 5 है और यहां मैंने ले लिया 6। अब आप इसको अगर क्लोज करोगे, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको क्लोज करता हूं तो 4 अगर यहां स्टैंड हो गया, 3 इसके ऊपर इधर आ जाएगा। ध्यान से इमेजिन करिए, 4 ऐसे स्टैंड हो गया, 4 के साथ में 3 इधर आ जाएगा, 3 के साथ 2 इधर चला जाएगा। अब 1 क्या होगा कि 1 5 को ओवरलैप करेगा। 1 अगर 5 को ओवरलैप करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये तो डाइस बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक हमारा फेस छूट जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें कि अगर मेरे पास सिंपली स्ट्रेट लाइन में 3 या 4 फेसेस, अगर देखिए यहां पर कितने 1 2 3 4 गिवन है ना, तो जब यहां पर 4 गिवन होते हैं, जब यहां पर 4 गिवन होते हैं फेसेस, ध्यान से देखिए 1 2 3 एंड 4। सो अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये मेरा बॉटम वाला सरफेस है या फेस है, ये 2 और 4 ध्यान से देखिए ऑल्टरनेट है, ये हो जाएगा मेरा बैक साइड का, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा फ्रंट साइड का और ये 1 जो है ऊपर जाके देखिए पैक कर देगा। मतलब अगर मैं सिंपली कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या दिख रहा है मेरे को कि अगर मैं 3 को इस तरफ नीचे की तरफ लिखता हूं, नीचे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर नीचे 3 लिखा हुआ है, ये मेरा बॉटम में क्या है, बॉटम में 3 लिखा हुआ है। फ्रंट सरफेस पर आप ध्यान से देखिए, फ्रंट पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर फ्रंट पे जो है 4 लिखा हुआ है, दिस इज माय फ्रंट। बैक सरफेस की अगर मैं बात करूं तो बैक में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और 2 के साथ जो है टॉप पर ध्यान से देखिए 3 बेस पर है, 3 के ऑपोजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब यहाँ टॉप पर क्या लिखा हुआ है, टॉप पर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। सो 1 के ऑपोजिट 3, 4 के ऑपोजिट 2। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं सिंपली 4 इन फेसेस को इस तरीके से क्लोज बनाता हूं, बॉक्स क्लोज बनाता हूं, तो स्ट्रेट लाइन में अगर लगातार 4 यहां पर फेसेस अवेलेबल है तो आप कंप्लीट बॉक्स बना सकते हैं, आप कंप्लीट बॉक्स बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने 4 को 5 किया तो एक सरफेस को उसने ओवरलैप कर दिया। दैट मीन्स कि डाइज अगर ओपन डाइज गिवन है हमारे पास, तो हम जो अभी केस देख रहे हैं, मैंने पिछला भी जो केस देखा था ध्यान से देखिए, उसमें भी 1 2 3 4 सर्फेसेस स्ट्रेट लाइन में गिवन थे और यहां पर भी 4 सरफेस ही गिवन है। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 सरफेस पर ये डाइस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिल्कुल होगा, लेकिन 5 सरफेस अगर स्ट्रेट लाइन में आ गई तो डाइज नहीं बनेगा। ये पॉइंट हमें बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। लेकिन अगर 4 गिवन है तो 4 आपको क्लोज करके ये बॉक्स बना देगा। 3 होगा तो 3 में क्या होगा, टॉप ये बॉटम हो गया, बॉटम के दोनों तरफ ये बन जाएगा। अब ये ऊपर जो फेस आना है वो आगे वागे कहीं से साइड से एक आ जाएगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन में अगर नहीं भी है, चार फेसेस हमारे पास स्ट्रेट लाइन में अगर नहीं भी है, तब भी हमारा बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। बट वहां पर थोड़े से केसेस कम बनते हैं, ठीक है। सो यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने 1 2 3 4 लिए हुए हैं। यहां पर अगर हम इमेजिन करते हैं कि अगर ये मेरा 3 वाला जो है ये बॉटम में हो जाता है, ये बॉटम हो गया मेरा, ये मेरा बैक साइड हो जाएगा, ये मेरा फ्रंट साइड हो जाएगा। आप इमेजिन करते रहिएगा, ये मेरा राइट हो जाएगा,
ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा और ये मेरा टॉप हो जाएगा। आप बॉक्स को कंप्लीट करके इमेजिन करिए कि ये जो है आपका बॉटम, ये फ्रंट यूं खड़ा हुआ, ये अगर यूं, ये जो दोनों सरफेस है वो यूं हो गई, और ये जो राइट वाली इस तरीके से आके क्लोज हो गई, बैक वाली यूं आ गई, टॉप वाली इसके साथ ऊपर में आ गई, और लेफ्ट वाली इधर से आ गई। ठीक है, इस तरीके से यहां पर बॉक्स हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन हमें अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है, पूछ रहे हैं कि 1 के ऑपोजिट क्या होगा या 6 के ऑपोजिट क्या होगा, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? हम डायरेक्टली हमारा वही मेथड कि हम 3 नंबर को पिक करेंगे जो स्ट्रेट लाइन में हो, जैसे 1 2 3 है। ऑल्टरनेट वाले जो पेयर्स नंबर्स लिखे होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। मैंने 2 3 4 को पिक किया तो यहां पर क्या हो गया, 2 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट हो गया। अब क्या 5 और 6 स्ट्रेट लाइन में अवेलेबल है? नहीं है। लेकिन क्योंकि जब 2 पेयर हमको मिल चुके हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो अब मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग बचा कौन? 5 और 6। सो वो एक दूसरे के क्या होंगे? वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, क्योंकि रिमेनिंग कौन बचा है? 5 और 6 बचा है। तो जैसे 1 और 3, 2 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और रिमेनिंग अगर ऑल्टरनेट नहीं भी है तो भी वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। ये पॉइंट हमें बिल्कुल दिमाग में बैठाना है। नेक्स्ट केस अगर हम यहां पर देखें तो अब यहां पर वो 4 की जगह मैंने क्या ले लिया है? 4 की जगह 3 वाला केस ले लिया है, जिसमें कि स्ट्रेट लाइन में 4 नहीं 3 हमारे पास यहां पर फेसेस गिवन है। इस तरफ भी आप देखेंगे तो आपके पास 3 फेसेस ही गिवन है। अब ध्यान से देखिए, मैं यहां पर किस तरीके से पता लगाऊंगा कि ये यहां पर ऑपोजिट फेसेस कौन से होंगे, और यहां पर किस तरीके से हमें यहां पर ऑल्टरनेट फेसेस को पिक करना है। सो मुझे पता है कि मैं जैसे ही मुझे 3 यहां पर नंबर दिखते हैं या फेस दिखते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में अवेलेबल है, मैं तुरंत पिक करूंगा कि ये जो ऑल्टरनेट फेस या सरफेस है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगेन मैं यहां पर जब 1 2 3 सरफेस को देखूंगा तो यहां पर जो ऑल्टरनेट फेस या सरफेस है वो भी एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। रिमेनिंग क्या बचा? रिमेनिंग बचा आपका 2 एंड 5, और ये जो रिमेनिंग है ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट हो जाएंगे। सो ध्यान से देखिए, मुझे यहां पर क्या दिख रहा है कि 1 के ऑपोजिट 3, 4 के ऑपोजिट 6 और 5 के ऑपोजिट क्या हो गया? 2 हो गया। अगर मैं इसको कंप्लीट बॉक्स बनाने के लिए इमेजिन करना चाहता हूं तो ध्यान से देखिए मैं कैसे इमेजिन करूंगा। अगर मैं इस 3 को जो है बॉटम मान लेता हूं, इस 3 को क्या मान लेता हूं? बॉटम मान लेता हूं, तो यहां पर इस पूरे को मैं ऐसे स्टैंड कर दूंगा तो 4 किधर चला जाएगा? 4 यहां पर चला जाएगा राइट वाला फेस, 4 चला जाएगा राइट वाला फेस। जैसे ही मैंने इसको ऐसा कुछ किया, जब ये ऐसा हो गया तो मैंने इसको क्या कर दिया? इस तरफ से टर्न कर दिया। तो 4 के साथ में 5 और 6 ऐसे स्टैंड हो गए थे। 5 इधर से सामने आ गया और 6 जो है वो इस तरफ चला गया। मतलब 5 अगर सामने आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका फ्रंट, और ये क्या बन जाएगा? आपका लेफ्ट। अगर ये बॉटम है तो ये इस तरीके से यूं स्टैंड होगा, और ये 1 उसके ऊपर आ जाएगा तो 1 बन जाएगा उसका टॉप, और क्योंकि 2 इस तरफ ऐसे आएगा, ये फ्रंट इस तरीके से है, तो ये क्या बन जाएगा? आपका बैक वाला। और आप देख सकते हैं टॉप और बॉटम एक दूसरे के ऑपोजिट, राइट और लेफ्ट एक दूसरे के ऑपोजिट, और आपका जो 2 और 5 है फ्रंट और बैक वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। क्वेश्चन में जनरली डायरेक्टली ये जो ऑल्टरनेट वाले जो फेसेस होते हैं इनके बारे में नहीं पूछते हैं। जो रिमेनिंग बचता है ना आखिरी में, जैसे कि ये 2 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि 5 के ऑपोजिट क्या है या 2 के ऑपोजिट क्या है। जनरली बात बोल रहा हूं कि ऐसा ही जनरल क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो इमेजिन करवाना मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूं, मैं इमेजिन करना आपको यहाँ सिखा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में इमेजिन करना या नहीं करना है वो आपको तब करना है जब ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी दिया हो, या वहां पर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि वहां पर डाइस बन ही नहीं सकता है। पर अगर चारों ऑप्शन में आपको कोई नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब डाइस बन रहा होगा, और डाइस बन रहा होगा तभी तो चारों ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है? नंबर, क्योंकि चारों में से कोई ना कोई एक ऑपोजिट जरूर होगा जो भी वहां पर पूछा जाएगा। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अगले वाले में आप देखेंगे 1 2 3 4, अगेन आपके पास यहां पर 4 दिखने लगे। जब 4 दिखने लगे तो आपको पता है कि ये चारों क्या कर लेंगे? क्लोज करके एक दूसरे को इस तरीके से बना लेंगे, और मैं डायरेक्टली क्या बोल दूंगा? 1 हो गया 3 के ऑपोजिट, 2 हो गया 4 के ऑपोजिट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है 2 3 4 एंड 1 2 3, और आपने ऑल्टरनेट वाले पिक कर लिए, और बचा कौन? 5 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। आप इमेजिन भी कर सकते हैं, 4 को आपने यूं बंद किया, 2 को आपने यूं बंद किया, 6 इस तरफ आ गया, 5 इधर से बंद हो गया और 1 ऊपर से आ गया। डाइस आपका पूरा कंप्लीटली क्लोज हो रहा है, मतलब डाइस बन सकता है। और ऑपोजिट मैंने यहां पर पेयर्स भी बता दिए कि 1 के ऑपोजिट 3 होगा, 2 के ऑपोजिट 4 होगा, और 5 के ऑपोजिट यहां पर 6 होगा।
चलिए नेक्स्ट वाला डाइस देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा यहाँ पर डाइस है उसमें 1 2 3 4 अगेन दिया हुआ है, लेकिन ध्यान से देखिए, आपको इस चीज को बहुत ये इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा कि 1 2 3 4 तो बॉक्स आपका कंप्लीट कर देगा, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो 6 और 5 है ये दोनों ही आपको एक तरफ देखने को मिल रहे हैं, दोनों ही इन चारों नंबर के एक तरह से राइट साइड में आपको देखने को मिल रहे हैं। जब आपके ऐसा 1 2 3 4 वाला केस हो और अगर आपको ये दो फेसेस एक ही तरफ देखने को मिल जाएंगे तो ये कभी भी आपका जो डाइस है या जो बॉक्स है वो कंप्लीट नहीं बन पाएगा। आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि अगर मैं 3 को यहाँ पर क्या बना देता हूँ बॉटम, ये 4 यहाँ पर फ्रंट हो गया, 5 इधर जाके जुड़ गया। अब जब आप 2 को क्लोज करोगे तो 2 इधर आ गया और 1 इधर आ गया, 6 भी 5 वाली जगह पे जाएगा, ये 6 इस तरफ नहीं जा पा रहा है। 6 को इस तरफ जाने के लिए 6 को यहां पर रहना पड़ेगा, मतलब एक को लेफ्ट तरफ और एक को राइट तरफ रहना पड़ता है इन चार, ये 1 2 3 4 के अलावा, एक को लेफ्ट में एक को राइट में। अगर ऐसा केस नहीं बनता है तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर मार्क करेंगे, मतलब आपका बॉक्स या डाइस नहीं बन सकता है। सो ध्यान रखना है, अगर दोनों नंबर आपको यहां पर राइट में या दोनों नंबर आपको लेफ्ट में मिलते हैं, कब, जब ये चारों नंबर स्ट्रेट लाइन में गिवन है उसके साथ में, तो आप तुरंत आंसर मार्क कर देंगे कि हम ऑपोजिट फेस पता नहीं लगा सकते, या यहां पर बॉक्स बन ही नहीं सकता या डाइस बन ही नहीं सकता है। नेक्स्ट केस में अगेन आप देखेंगे कि आपको यहां पर 5 और 6 अगेन आपको राइट साइड में दिख रहे हैं, तो इस केस में भी आपका डाइस जो है वो बन नहीं पाएगा। मैं आपको एक एक केस करा रहा हूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं जिसमें कि इस तरीके के डायग्राम आपको गिवन होते हैं। तो मैं आपको हर डायग्राम के बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि, और मैं आपको बोलता हूं कि 99% जो क्वेश्चन है वो इन्हीं डायग्राम से आएगा, इन डायग्राम के अलावा कोई भी केस नहीं बनेगा। अब यहां पर देखिए कि 5 चला गया लेफ्ट में, 6 रह गया राइट में, अब बिल्कुल डायग्राम बन सकता है। और ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि 2 के ऑपोजिट कौन होगा, 2 के ऑपोजिट 4, 1 के ऑपोजिट 3 और 5 के ऑपोजिट 6। इमेजिन कर लेते हैं, अगर ये आपका बॉटम है, ये आपका बॉटम है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फ्रंट में। जैसे इसको बंद किया, 4 इधर आ गया, 6 इधर चला गया, 6 क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा आपका राइट साइड। 2 जैसे ही क्लोज हुआ तो 5 इधर जाके क्लोज हो जाएगा, तो 5 किधर चला जाएगा, 5 चला जाएगा लेफ्ट में, 2 चला जाएगा आपका बैक साइड और 1 चला जाएगा आपका टॉप में। तो आप देख सकते हैं, जब मैंने एक सरफेस को इस तरफ और एक सरफेस को इस तरफ रखा तो वो उन्होंने अपने आप को राइट और लेफ्ट बना लिया, क्योंकि 1 2 3 4 जो है वो तो अपना पूरा का पूरा इस तरीके से एक क्लोज कर देगा, फ्रंट बैक टॉप और बॉटम। ठीक है, फ्रंट बैक और टॉप और बॉटम ये चारों मिलकर बना लेंगे। लेफ्ट और राइट कौन बनाएगा, जो एक इस तरफ और एक इस तरफ रखा होना चाहिए। अगर दोनों तरफ, इस तरफ दोनों आ गए या इस तरफ दोनों आ गए, तो आपका डाइस कभी भी कंप्लीट नहीं बन पाएगा, या जो बॉक्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है। सो अगेन आप यहां पर ध्यान से देखिए कि 2 के ऑपोजिट क्या हो गया 4, 1 के ऑपोजिट क्या हो गया 1 के ऑपोजिट 3, और 5 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5 के ऑपोजिट हो जाएगा आपका 6। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम अगर आप देखेंगे ये तो बहुत डिफरेंट हो गया। डिफरेंट क्या हो गया, अब वहां पर 4 नहीं, वहां पर आपको 3 फेस देखने को मिल रहे हैं। और ये जो 3 फेस है वो ध्यान से देखिए, 1 2 3 दिया हुआ है, मतलब मैं अगर इसको इमेजिन बाद में करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, 1 के ऑपोजिट हो गया 3। अब 2 के साथ मैं यहां पर स्ट्रेट लाइन में 3 नंबर नहीं देख पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई और 3 नंबर को पिक करूंगा। तो मैंने देखा 4, 1 और 5 को, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है, तो मैंने क्या बोला कि 1 के ऑपोजिट हो गया 5। जब 2 ऑपोजिट पेयर पता लग चुके हैं तो बचा कौन, जो बचा हुआ नंबर है वही एक दूसरे के हो जाएंगे क्या, एक दूसरे के हो जाएंगे ऑपोजिट। सो मुझे पता लग गया कि 4 के ऑपोजिट 5 होगा। और आप देख सकते हैं कि अगर मैंने यहां पर 1 को क्या बना दिया, 1 को बना दिया बॉटम। अब मैं लिखूंगा नहीं, इमेजिन करना, 1 को बस बना दिया बॉटम में, सिर्फ यहां पर लिख रहा हूं। जैसे 1 को मैंने बॉटम बनाया, ध्यान से देखिए 4 और 5 यूं आ जाएंगे। 4 आपका क्या हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा लेफ्ट, 5 आपका क्या हो जाएगा राइट, और 6 क्या हो जाएगा, 6 उधर जाके क्लोज हो जाएगा, मतलब बैक साइड। 2 यहां पर क्या हो जाएगा, 2 आपका फ्रंट हो जाएगा, और 3 किधर चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा। आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। सो ध्यान से देखिए, मैंने ऐसा सिलेक्शन लिया जिसमें 3 नंबर या 3 फेस स्ट्रेट लाइन में है। ऑल्टरनेट जो आपके फेसेस या सरफेस हैं, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट केस ध्यान से देखिए। नेक्स्ट केस अगर मैं फिर से यहां पर देखता हूं, तो अगर मैं इसको 2 को बॉटम मान लेता हूं, अभी सिर्फ इमेजिन करा रहा हूं, हर क्वेश्चन में इमेजिन नहीं करना है, वो तब जब कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया हो, और अगर चारों ऑप्शंस आपको नंबर दिख रहे हो तो सीधा ऑल्टरनेट पता करिए, इमेजिनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखिए, 4 बंद हो गया, उधर से 1 बंद हुआ, 5 इधर आ गया और 6 ऊपर से चला गया और 3 इधर से चला गया।
लेकिन ठीक है, हम यहां पर करते हैं पेयर पता लगाते हैं। 1 के ऑपोजिट क्या होगा? 3। अब ध्यान से देखिए, क्या मुझे एक ऑल्टरनेट के अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेट पेयर दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है। जब मुझे नहीं दिख रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा? अगर क्वेश्चन में 1 और 3 के बारे में पूछा तो आप आंसर सीधे मार्क कर दीजिए। लेकिन अगर नहीं पूछा है 1 और 3 के बारे में, तो आपको रिमेनिंग 2 पेयर पता लगाने के लिए इमेजिनेशन करनी ही पड़ेगी, इमेजिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपको स्ट्रेट लाइन में 3 नंबर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा कि अब मैं जैसे ही इमेजिन करूंगा कि 1 3 के ऑपोजिट है, मैंने 2 को बॉटम में अगर मान लिया, जैसे ही 1 और 3 को क्लोज किया, 4 इधर आ गया, 5 इधर से आ गया, तो मुझे यहाँ पे इमेजिनेशन से पता लगा कि 4 5 के ऑपोजिट है। और एक इमेजिनेशन से जैसे ही मुझे एक पेयर पता लगा, तो तीसरा पेयर तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। ये मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं। क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि अगर मान लीजिए 4 टॉप पे होगा, 4 अगर टॉप पे होगा तो बॉटम पे कौन होगा? इसका मतलब मुझसे 4 का ऑपोजिट पूछ रहे हैं, और जब 4 का ऑपोजिट पूछ रहे हैं तो मैं डायरेक्टली जैसे ही मुझे पेयर पता लगा, मैं बोल दूंगा कि 4 के ऑपोजिट 5 आपका नंबर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगेन यहां पर 1 2 3 ये वाला केस हमें दिया हुआ है। मुझे स्ट्रेट लाइन में अगेन 3 नंबर दिखते हैं कि 1 के ऑपोजिट कौन होगा? 1 के ऑपोजिट 3 होगा। बाकी मुझे कोई यहां पर ऑपोजिट पेयर या मैं डायरेक्टली यहां से ऑल्टरनेट वाले फेसेस पिक नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर 3 फेस जो है, 3 फेस स्ट्रेट लाइन में नहीं गिवन है। सिर्फ एक ही पेयर ऐसा है जिसमें ऐसा स्ट्रेट लाइन में यहां पर गिवन है। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने देखा कि 1 के ऑपोजिट कौन है? 3 है। जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया, 5 इधर आ जाएगा और 4 किधर चला जाएगा? इस तरफ। मैं डायरेक्टली बोल दूंगा 4 के ऑपोजिट कौन होगा? 4 के ऑपोजिट 5 होगा। और 2 के ऑपोजिट कौन होगा? 2 के ऑपोजिट आपका 6 होगा। ठीक है, सो जब मुझे स्ट्रेट लाइन में 3 नंबर दिखे तो मैंने उसको तो डायरेक्टली बता दिया ऑल्टरनेट पेयर आर ऑपोजिट टू ईच अदर। लेकिन बाकी जब स्ट्रेट लाइन में 3 फेस या 3 नंबर नहीं है, तो मैं वहां पर इमेजिन करके, इमेजिनेशन से अपने उसको अरेंज करूंगा, दिमाग लगाऊंगा कौन लेफ्ट राइट आ रहा है, और वहां से ऑपोजिट पेयर पता लगाऊंगा। एक जैसे ही अगला जो है ऑपोजिट पेयर मुझे पता लगा, तो तीसरा ऑपोजिट पेयर जो रिमेनिंग नंबर होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। नेक्स्ट अगेन ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 यहां पर लाइन से दिया हुआ है। अगेन यहां तो बहुत इजी है कि 1 के ऑपोजिट 3 हो गया, 4 के ऑपोजिट 6 हो गया, और 2 के ऑपोजिट क्या हो गया? 2 के ऑपोजिट आपका 5 हो गया। जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया, 4 इधर आ गया, 5 इधर चला गया, 6 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, और 1 ऊपर टॉप पे चला गया। आपका डाइज यहां पर कंप्लीट हो जाता है। वेरी इजी डायग्राम। नेक्स्ट वाला ध्यान से देखिए कि अब ये 1 2 3 जो था, ये 1 2 3 और 4 5 6, जब पिछले केस में 4 5 6 कहां था? ध्यान से देखिए, 4 5 6 यहां था, और अगले में मैंने क्या कर दिया? बस ऊपर उसको शिफ्ट कर दिया। जैसे ही मैंने ऊपर शिफ्ट किया, तो ध्यान से देखिए कि भाई अगर मैं इस 2 को, इस 3 को इस तरीके से यहां पर 2 को उठाता हूं और 5 को उठाता हूं, तो 4 कहां रह जाएगा? 4 तो बीच में रह गया। 4 जो बीच में रह गया, तो 4 कहां जाना है? 4 कहीं नहीं जा पाएगा, और जब कहीं नहीं जा पाएगा तो यहां पर बॉक्स कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप का जब भी केस दिखे, सीधा आंसर मार्क कर देना कि बॉक्स नहीं बन सकता है, डाइज नहीं बन सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहां पर बॉक्स नहीं बन सकता है। हमारा जो पिछला केस था, पिछले केस में बॉक्स बिल्कुल बन पा रहा था, लेकिन अगर ऐसा केस जब भी देख जाए, तुरंत मार्क कर देना कि बॉक्स हमारा यहां पर या डाइस हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट केस, कि जब भी आपको इस तरीके से डाइज आपको दिखता है जिसमें आपको 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर गिवन हो, और यहां पर आउटसाइड आपको कोई ट्रायंगल गिवन हो। आउटसाइड क्या गिवन हो? आउटसाइड आपको ट्रायंगल गिवन हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, कैसा क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला काम, यहां पर तो बहुत आसानी से दिख रहा है हमको कि 1 के ऑपोजिट क्या होगा? 3 होगा। 4 के ऑपोजिट क्या होगा? 5 होगा। 2 हमने एक तरह से बॉटम में रख लिया। अब इस 2 के ऑपोजिट कौन आने वाला है, वो ध्यान से देखिए कि मैं अगर यहां पर डाइस बनाता हूं, तो करा कुछ नहीं है, यहां पर कुछ इस तरीके से हमने इसके 4 पार्ट कर दिए हैं। ये मान लीजिए 1 हो गया, ये अगर 2 हो गया, ये मान लीजिए 3 हो गया, और ये मान लीजिए 4 हो गया। और मैंने क्या किया कि इस वाले ट्रायंगल को इधर निकाला, इस वाले ट्रायंगल को इस तरफ निकाला, 1 को इस तरफ निकाला, और 3 को इस तरफ निकाल लिया। और फिर मैंने इन सरफेसेस के साथ में ट्रायंगल और इस सरफेस के साथ में इसको ओपन कर दिया। सो मान लीजिए अगर ये 5 इस तरफ क्लोज हो रहा है, ये अगर 5 है, तो 5 के साथ यहां पर क्या है? यहां पर अगर ये 4 है तो इस तरीके से क्लोज हुआ होगा। अगर 2 के सामने इधर 3 है, तो 3 इस तरफ ओपन हो रहा था, 3 के इधर यहां पर क्या हो जाएगा? ये मैंने यहां पर 3 लिखा हुआ है। 2 जो है वो इस तरफ आ जाएगा, और इधर कौन होगा? क्योंकि 5 के ऑपोजिट 4 है, तो इस तरफ कौन आने वाला है? 4 आने वाला है। और जो 1 है वो किधर चला जाएगा? 1 आपका इस तरफ चला जाएगा,
क्योंकि 2 को मैंने किधर रखा है, 2 को मैंने बॉटम में रखा है, 1 आपके बैक साइड में हो जाएगा, और जब 1 बैक साइड में हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से होगा। क्वेश्चन कैसा आने वाला है, क्वेश्चन हमें मिलेगा कि क्वेश्चन में गिवन होगा कि अगर ऐसा डाइस गिवन है, एक ऐसा ओपन डाइस गिवन है, तो आप बताइए कि किस ऑप्शन में जो भी इस तरीके से डाइस गिवन होगा ट्रायंगल में ना, ये 1 2 3 4 जो है बस इनको इधर उधर ऑर्गेनाइज कर देंगे। हमें बस ये चेक करना है कि 5 के साथ में ये 4 आना चाहिए, 1 के साथ में ये फर्स्ट आना चाहिए, 3 के साथ में ये 3 आना चाहिए, 4 के साथ में ये 2 आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा होगा, अगर ऐसा ओपन करने पर हमें दिख रहा है कि 5 के साथ जो ट्रायंगल ओपन हो रहा है उस पर ये रोमन 4 लिखा होना चाहिए, या जो फर्स्ट है ये फर्स्ट लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मैं वो ऑप्शन को तुरंत मार्क कर दूंगा। लेकिन जहां पर भी ये 4 अगर इस तरफ कहीं लिखा हुआ है 3 के साथ, तुरंत मैं आंसर क्या कर दूंगा कि ये मेरा आंसर नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन है और आजकल जो है डाइज में या ओपन डाइज में इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चंस बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल रिप्रेजेंट द गिवन डाइज व्हेन इट इज फोल्डेड। अगर मैं इसको फोल्ड कर देता हूं तो कौन सा ऑप्शन में जो डाइज आपको दिख रहा है वो डाइज बनेगा। सो ध्यान से देखिए, मैंने तुरंत क्या किया, मैंने यहां पर पिक किया कि एफ के ऑपोजिट बी होगा, ई के ऑपोजिट सी होगा और ए के ऑपोजिट डी होगा। मैं पेयर बना देता हूं कि यहां पर मैंने क्या देखा कि एफ के ऑपोजिट कौन होगा, एफ के ऑपोजिट बी होगा, ई के ऑपोजिट कौन होगा, ई के ऑपोजिट आपका सी होगा, और ए के ऑपोजिट आपका कौन होगा, ए के ऑपोजिट आपका डी होगा। अगर मुझे ये ऑपोजिट पेयर पता लग चुके हैं तो ये ऑपोजिट पेयर कभी भी या ऑपोजिट फेस जो है वो कभी भी एडजेसेंट नहीं होंगे, क्योंकि दे आर ऑपोजिट। सो सबसे पहले मैंने यहां पर देखा कि एफ दिख रहा है तो एफ के साथ क्या लिखा हुआ है, एफ का ऑपोजिट बी है, लेकिन यहां पे कौन है, यहां पे तो एडजेसेंट हो गया। एडजेसेंट हो गया तो दिस इज नॉट माय आंसर, मैं एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि एफ के ऑपोजिट क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। एफ के ऑपोजिट बी होना चाहिए, बी यहां पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अगला पेयर देखते हैं ई, ई का ऑपोजिट ई का ऑपोजिट सी दिया हुआ है, लेकिन यहां पर एडजेसेंट में नहीं लिखा हुआ है। ए का आपका दिख रहा है ऑपोजिट डी, यहां पर आपको एडजेसेंट नहीं दिख रहा है। सो ये मुझे बिल्कुल आंसर लग रहा है, क्योंकि यहां पर जो भी 3 नंबर्स या अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं यहां पर ऑपोजिट वाला कोई भी पेयर मुझे यहां पर नहीं दिख रहा है। सी को अगर मैं देखता हूं तो सी में अगर मैं यहां पर देखता हूं, ये बी और सी दिया हुआ है और ई दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, ई और सी एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए थे, यहां पर एडजेसेंट कर दिया, तो दिस इज नॉट माय आंसर। नेक्स्ट अगर मैं इसमें देखता हूं, ए और डी एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर ए और डी एक दूसरे के एडजेसेंट कर दिए हैं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट माय आंसर। तो जब मैंने देखा कि जो पेयर ऑपोजिट हैं वो यहां पर मुझे एडजेसेंट नहीं दिख रहे हैं, और जब नहीं दिख रहे हैं तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आपको यहां पर बस ऑपोजिट पेयर बनाने हैं। इन ऑपोजिट पेयर का यूज करके जो आपको यहां पर डाइस गिवन है उस डाइस में से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट कैसे करना है, आपको सिर्फ एडजेसेंट सर्फेसेस को देखना है। आपने एडजेसेंट सर्फेसेस को देखा तो जो एडजेसेंट सर्फेस अगर गिवन है तो वो कभी भी ऑपोजिट नहीं हो सकती है, एंड वाइस वर्सा कि अगर कोई ऑपोजिट है तो वो एडजेसेंट नहीं हो सकता है। बस इस रूल को यूज करते हुए हम यहां पर ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं और यहां पर आंसर मार्क करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज ऑपोजिट टू पिंक, मतलब अगर जब आप इस बॉक्स को कंप्लीट करेंगे तो पिंक के ऑपोजिट क्या होगा। सो ध्यान से देखिए, ये डायग्राम, इस टाइप का डायग्राम हम लोगों ने केस जो देखा था, उस केस में हम लोगों ने क्या किया था कि हमने देखा कि एक पेयर तो हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, लेकिन बाकी पेयर क्योंकि स्ट्रेट लाइन में गिवन नहीं है, स्ट्रेट लाइन में 3 नंबर या 3 फेसेस गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर इमेजिन करेंगे। इमेजिन कैसे करेंगे, ये पिंक से ब्लू इस तरफ स्टैंड हो गया, ये ब्लैक इधर चला गया, येलो इधर आ गया, ग्रीन जब ये ब्लू के साथ जब ऐसा जाएगा तो ये मान लीजिए ब्लू है, जैसे ये ब्लू और ग्रीन ऐसे स्टैंड होते हैं, जैसे यहां पर खड़े हुए, ग्रीन इस तरीके से इधर आ जाएगा। जब ग्रीन इस तरफ आ जाएगा तो मैंने क्या देखा कि येलो के ऑपोजिट क्या हो गया, येलो के ऑपोजिट हो गया ग्रीन, बचा कौन, पिंक और रेड, और ये रिमेनिंग जब बचे हुए हैं तो एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। दैट मींस पिंक का ऑपोजिट कौन हो जाएगा, पिंक का ऑपोजिट हो जाएगा रेड। क्योंकि यहां पर स्ट्रेट लाइन में जो है 3 ही फेसेस गिवन थे, तो मैंने डायरेक्टली यहां पर क्या किया, ब्लू का ऑपोजिट ब्लैक तो मैं बता सकता हूं, बाकी में मुझे इमेजिनेशन करनी पड़ी। और इस टाइप का सेम क्वेश्चन जो है वो हमने यहां पर देखा था, और उस क्वेश्चन में भी हमने इसी तरीके से जो है ऑपोजिट फेस पता लगाए थे। तो हम लोगों ने यहां पर जो है समझ लिया है कि कैसे हम डाइस के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और मैंने आप लोगों को यहां पर 2 चीजें बताई हैं कि एक सिंपली आपको डाइस गिवन होगा जिसमें आपको ऑपोजिट फेस के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें जब लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो यहां पर ओपन डाइस की कहानी आती है।
ओपन डाइस की जब कहानी आती है तो मैंने आपको यहां पर सारे के सारे केसेस कवर अप करा दिए हैं कि किस टाइप से या तो स्ट्रेट लाइन में 4 डाइस गिवन होते हैं, 4 फेसेस गिवन होते हैं, या स्ट्रेट लाइन में आपके 3 फेसेस गिवन होते हैं। 4 फेसेस जब गिवन होते हैं तो क्या केसेस बनते हैं, क्योंकि 4 के अलावा 2 फेसेस बचते हैं जो कि दोनों लेफ्ट राइट में एडजस्ट होते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपका डायग्राम कंप्लीट होता है। और जब 3 होते हैं तो 3 के साथ में कैसे बाकी 3 सरफेसेस एडजस्ट होती रहती हैं वो हमने देखा, और कब बॉक्स कंप्लीट नहीं बनता है वो भी केसेस हमने यहां पर समझे। और साथ ही साथ मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिया ओपन डाइस का कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट वाला जो हम लोग यहां पर वीडियो देखेंगे, उस वीडियो के लिए जो है हमारे पास एमसीक्यूज क्वेश्चन है, उस एमसीक्यू के क्वेश्चंस की लिंक जो है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो में वो जो क्वेश्चंस है आप उनको लगाइए और उन क्वेश्चंस को हम लोग जो है उसका वीडियो सोल्यूशन जो है वो नेक्स्ट वाले हमारे वीडियो में देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पहले उसको सॉल्व जरूर करिएगा, उसके बाद ही उस वीडियो सोल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, सो मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए सारे वीडियोस का मतलब कोर्स वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज उनका पूरा का पूरा सीक्वेंस फॉर्म में जो है प्लेलिस्ट को मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशंस पर डाला हुआ है, ताकि आप बहुत ही आसानी से उनको उस प्लेलिस्ट को देख पाएं, वहां पे वीडियोस को देख पाएं और वहां पर फुल डिटेल में इन वीडियोस के बारे में चीजें जो हैं वहां पर डली रहती हैं। तो अगर आप magnetbrains.com पर जाते हैं तो आपको इस तरीके से विंडो दिखेगा, आपके सामने यहाँ पर कोर्सेज होंगे, आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास प्लेलिस्ट दिखेंगी, आप इन प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं, आपको चैप्टर वाइज सारे वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप जैसी वीडियो पर क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो होगा, आप विंडो पर प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं और बहुत ही आसानी से विद डिटेल आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। यहां पर सारी की सारी चीजें 100% फ्री है, आपको कहीं पे भी कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने हिंदी मीडियम के लिए भी चैनल स्टार्ट कर दिया है। आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये इंफॉर्मेशन पास ऑन जरूर करिए, ताकि वो भी एक इस चैनल से क्वालिटी कंटेंट ले पाए, पढ़ाई कर पाए और बहुत अच्छे से जो है अपने मार्क्स लेके आ पाए जैसे आप लोग के आते हैं। तो आप लोग भी अपने जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं वैसे आप लोग के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी कर पाए, उनको ये इंफॉर्मेशन जरूर पास ऑन करिएगा। डेली शेड्यूल की अगर मैं बात करता हूं तो एवरी मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे जो है 10 AM पर इंग्लिश ओलंपियाड, 1 PM पर मैथ्स ओलंपियाड, 4 PM पर साइंस ओलंपियाड और 7 PM पर जीके ओलंपियाड के वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए जाते हैं। सो मैं आप लोगों को बता दूं अगेन 100% फ्री है यहां पर कोर्स अवेलेबल आप लोगों के लिए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो बस हम आपसे ये चाहते हैं कि आप जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।